हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध अपन पढ़ रहे थे। सहसंयोजक बंध में भी अपन जो है इसके टाइप्स पढ़ने वाले थे। तो सहसंयोजक बंध की सबसे पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। सहसंयोजक बंध क्या होता है? अच्छा, मैंने बताया था कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उससे जो बंध बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। ठीक है, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सहसंयोजक, या फिर इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। परिभाषा नोट कर लेना इसकी कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होने से जो बंध बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। फिर अपन इसके एग्जाम्पल किए थे। अब इसके अपन टाइप्स करने वाले हैं, इसके प्रकार। तो इसके तीन टाइप होते हैं। पहला है एकल बंध। पहला अपन करने वाले इसमें एकल बंध। अब एकल बंध की अगर बात करूं तो परिभाषा आपको लिखनी है कि जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो उससे जो बंध बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? एकल बंध। दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो उससे जो बंध बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? एकल बंध। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण की अगर बात करूं तो उदाहरण इस तरीके से लेना है आपको कि एक उदाहरण लिया है अपन ने Cl2 का। ठीक है, देखो Cl2 किस तरीके से बनता है? क्लोरीन के दो परमाणु हैं। ठीक है, क्लोरीन के दो परमाणु हैं। अब आपको ये याद रखना है कि क्लोरीन जो है वो कितने नंबर पे आता है बच्चों? 17 नंबर पे आता है। यानी 17 जो है इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो जब 17 इसका परमाणु क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो 17 ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन को अपन किस तरीके से भरते हैं ये अपन कर चुके हैं पहले। 2, 8 और 7 क्लोरीन में अपन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहली कक्षा में 2, फिर 8 और फिर 7। तो ये बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है 7, इन्हीं को अपन यहाँ पे दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ठीक है, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लोरीन के 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये कैसे साझा करेंगे अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये वाला क्लोरीन जो है, ये वाला क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया इसने। अब ये वाला क्लोरीन भी जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। यानी इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने को शेयर कर लिया, साझा कर लिया। ठीक है, तो ये देखो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, और इसके भी इलेक्ट्रॉन है। साझा का मतलब ये होता है। तो यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो इनके बीच में एक बंध बन जाएगा। देखो इस तरीके से Cl, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बना लेते हैं इस तरीके से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एकल बंध। ये क्या होगा? एकल बंध होगा बच्चों। ठीक है, एकल बंध आ गया अच्छे से समझ में। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो इसको अपन बोल देंगे कि ये एकल बंध है। ठीक है, अब देखो एक होता है द्विबंध। द्विबंध, द्विबंध की बात कर रहे हैं अपन। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखो किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लें अपन तो O2 का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, O2 देखो किस तरीके से बनता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे आता है। यानी परमाणु क्रमांक कितना होगा? 8 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 8 हो जाएंगे। अब दोनों ऑक्सीजन के परमाणु इस तरीके से बना लो। ठीक है, अब ऑक्सीजन में आपको पता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन बनाते हैं तो 2 और 6 बनाते हैं। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको बनाने हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन अब ये आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, क्योंकि अष्टक, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये अपना अष्टक पूरा करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो इन दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और नीचे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बंध, तो इस तरीके से 2 बंध बन जाएंगे। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? द्विबंध। अब एक होता है त्रिबंध। क्या होता है बच्चों? त्रिबंध। त्रिबंध को अपन किस तरीके से समझेंगे? देखो, त्रिबंध मतलब 3 बंध बनेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेना है आपको N2 का। अब N2 के दोनों परमाणु इस तरीके से बनाने, N2 के दोनों परमाणु बना लेने आपको। ठीक है, अब देखो
N2, तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 7 हो जाएंगे, ठीक। 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 और 5। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन देखो इस तरीके से ये अरेंज करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को अपने को जमा लेगा अष्टक पूरा करने के लिए। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास 5 तो है बाह्यतम कक्षा में, 3 और चाहिए, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बन जाएंगे, तो इसको अपन बोलते हैं त्रिबंध, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपन बोलते हैं क्या, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म या बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म अपन बोल सकते हैं इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगला जो टॉपिक है, अच्छा इसके एग्जांपल और ले सकते हो आप, इसके एग्जांपल आप घर पे ट्राई करना। एक तो आपको बनाना है CO2 का, CO2 के लिए बॉन्ड बनाने हैं आपको, ठीक है। एक CH4 के लिए बनाने हैं आपको, एक C2H6 के लिए आपको बंध बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों एग्जांपल घर पे करने हैं। देखो जैसे मैं ये एग्जांपल में बता देता हूँ आपको, CH4 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब कार्बन के पास जो है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 और 4। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके हैं, कार्बन के। अब हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो हाइड्रोजन के ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हमेशा अपना द्विक पूरा करता है। देखो एक तो होता है अष्टक, एक होता है द्विक। द्विक का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा अपने बाह्यतम कक्षा में, तब भी वो परमाणु स्थायी होता है। और एक होता है अष्टक, अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे अपने बाह्यतम कक्षा में, तो भी वो स्थायी होता है। तो ये स्थायी होने के लिए ही ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं, अपना द्विक बना लेंगे। ये तो अब कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा करेगा, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ से साझा कर लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इस तरीके से जो है CH4 बनेगा। इन दोनों को आप घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। अब अगला जो बंध है वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध देखो थर्ड अपन करने वाले हैं, उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध ही होता है, लेकिन देखो किस तरीके से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। देखो उप सह संयोजक बंध क्या होता है, इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखोगे आप लोग कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म या सॉरी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन द्वारा त्याग दिया जाता है या फिर दिया जाता है, और दोनों परमाणु द्वारा जब दो, देखो ये है क्या, सहसंयोजक बंध ही होता है। तो ऐसा सहसंयोजक बंध जो जिनमें क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन साझा दोनों करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें अपन, तो उदाहरण देखो इस तरीके से होगा कि जैसे मैंने O3 का एक उदाहरण लिया है, उदाहरण से समझो आप इसको, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने करा है, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा कर लेगा इस तरीके से। इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत थी, इसने भी साझा कर लिया इस तरीके से, ठीक। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन 6 तो है इसके पास, अब 2 चाहिए, तो ये क्या करता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, साझा कर लेता है। लेकिन क्या इसने, इस वाले ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को साझा किया। देखो यहाँ तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहे हैं, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर रहा है। इस वाले ऑक्सीजन ने केवल 2 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए दिए हैं उसको, और दोनों जो है, अब ऐसा भी नहीं है कि केवल इसने डोनेट कर दिए, दे दिए, प्रॉपर तरीके से दिया नहीं है। इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, और वो ये दोनों जो है इसको साझा कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को।
तो देखो यहाँ पे बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, यहाँ तो जो है दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है इसलिए द्विबंध बनेगा। अब यहाँ पे अब ये वाला ऑक्सीजन केवल अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, तो इस तरीके से जो है आपको बॉन्ड बनाना है। ये जो है ये एरो जो दिखा रहे हैं अपन, इसी को बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। O3 का उदाहरण आपको याद रखना है। एक और इसमें उदाहरण होता है वो भी आपको याद रखना है। देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का नाम सुना है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। देखो किस तरीके से, जैसे नाइट्रोजन है तो इसके नाइट्रोजन के जो हैं इस तरीके से देखो अपन इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा कर लेगा। ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है एक तो नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का और 1 हाइड्रोजन का साझा कर रहा है, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। अब मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन देखो किस तरीके से अपना अष्टक पूरा करेगा, 4 2 और 2, ये अपना अष्टक पूरा इस तरीके से कर लेगा। ठीक है, ये अपना अष्टक इस तरीके से पूरा करेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए दिए ही नहीं। अब ये क्या कर रहा है कि केवल नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, नाइट्रोजन ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए दे रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ तो एकल बंध, ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से बंध बन जाएगा। फिर यहाँ वाले ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से इसकी संरचना होगी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों एग्जाम्पल, एक तो O3 और एक HNO3, ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उप सहसंयोजक बंध के उदाहरण हैं। अब अगला जो बंध है लास्ट, वो क्या है, धात्विक बंध। अगला जो है वो क्या है, धात्विक बंध। तो धात्विक बंध देखो, 4th धात्विक बंध। धात्विक बंध की अगर मैं बात करूं तो इसको आप इस तरीके से समझाओगे कि एक धातु का क्रिस्टल, जैसे मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये एक क्रिस्टल है धातु का, इसके अंदर क्या होते हैं कि परमाणु होते हैं, इसके परमाणु होते हैं। इस धातु के क्या होंगे, परमाणु होंगे, और वो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे। देखो अब इनके बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में आ जाते हैं। तो ये मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ मैं इनको, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस तरीके से, मुक्त अवस्था में क्या आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में और इन आयनों के बीच में, अब ये तो हो गया क्या, माइनस, और ये क्या बन गए, पॉजिटिव चार्ज। भाई जब धातु का आयन है, धातु का एक परमाणु है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बाहर छोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी प्लस आ जाएगा उस पर। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या लगेगा, प्लस और माइनस के बीच में क्या लगेगा, विद्युत आकर्षण, यानी अपन बोलेंगे कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। तो मैंने बताया था कि प्लस और माइनस के बीच में आयनिक बंध पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था अपन ने कि प्लस और माइनस के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, तो यहाँ भी यही होगा। तो इसी की वजह से ये क्या बन जाएंगे, एक तरीके से एक दूसरे को आकर्षित करके रखेंगे, बांध के रखेंगे, तो ये जो बंध बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा, धात्विक बंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंध बनेगा वो क्या होगा, धात्विक बंध बनेगा। इस तरीके से आपको समझना है। फिर अगले अगर बात करूँ अगले टॉपिक की, तो वो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको इनकी जो है प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है आपको। तब तक